हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विज्ञान। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। वेलकम करते हैं दूसरे क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीज डिस्कस किए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं। हमने ट्राई किया था केमिकल बॉन्ड क्या है, कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसका कॉज क्या क्या होते हैं। हमने एनर्जी डायग्राम से समझा था कि जो क्लोजनेस होता है, एटम से क्लोजनेस से बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ज्यादा क्लोजनेस से अगेन एनर्जी का इंक्रीज होना। हमने ऑक्टेट रूल डिस्कस किया था। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन, हमने 3-4 एक्सेप्शन हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। उसके बाद हम सीधा चले गए थे आयोनिक बॉन्ड कि कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हैं। स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इंटर एटॉमिक होते हैं, आयोनिक होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, एंड फाइनली मेटालिक बॉन्ड जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने इसके बाद डिस्कस किया था डायरेक्टली आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कुछ पीआईक्यूज हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट 3 कंडीशन है कि लो आयोनेशन एंथैल्पी रहता है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहता है, हाई लैटिस एंथैल्पी के प्रेजेंस में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजी हो जाता है। हमने कोवैलेंट बॉन्ड में डिस्कस ये किया था कि म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। हमने इसके भी पीवाईक्यू किए थे। और आज हम शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। श्री विज्ञान में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमो क्लासेस फॉर जेईई एंड नीट ड्रॉपर बैचेस एंड इंटीग्रेटेड बैचेस फॉर 11 एंड 12। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड अपना सीट रिजर्व कीजिए। यहाँ आपको मिल रहे हैं टॉप नॉच फैकल्टीज फ्रॉम उड़ीसा एंड आउटसाइड उड़ीसा, फुल्ली एसी, स्मार्ट क्लासरूम, पर्सनल डाउट क्लियरिंग क्लासेस एंड मेनी मोर। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो हमने जो पढ़ा था रिकैप में पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के डिस्कशन में ये समझा कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, बहुत सारा आयोनेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो होता यह है कि रेदर ट्रांसफरिंग जो एटम्स होते हैं, खास करके नॉन मेटल्स के एटम्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। एक इसी तरह का दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है जो बनता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। बस डिफरेंस ये है कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि वहां जो शेयरिंग होता है वो म्यूचुअल होता है, मतलब दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन यहां पर होता ये कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड पेयर फॉर्म करते हैं वो एक ही एटम से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल तो वैसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक चैप्टर पूरा हमको पढ़ना है 12th के सिलेबस पे। बेसिकली हम यहाँ प्राइमरी आइडियाज लेंगे कि बनते कैसे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज आवर वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास रहते हैं 2 लोन पेयर्स। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि लोन पेयर्स क्या है। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बना चुके होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोन पेयर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होता है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ रहता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। ये जो लोन पेयर्स होते हैं
ये चाहे तो अपना लोन पेयर किसी ऐसे एटम को दे सकते हैं जो एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या फिर जिसके पास एक खाली ऑर्बिटल होता है। जैसे यहां देख लीजिए, एक हाइड्रोजन एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन होता है, सॉरी। तो हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके पास पूरे एक ऑर्बिटल खाली रहते हैं। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे एक तरफा एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आयन के साथ ही हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम दूसरे पेज में देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स हैं। सो बेसिकली सोच लीजिए हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसके पास लोन पेयर हो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एमोनिया। तो जैसे आप सबको पता है एमोनिया में नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर। तो अभी जिसके पास लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है। कब डोनेट करेगा, देखिए जब इसके पास कोई एक ऐसा एटम आए या आयन आए जिसमें एक खाली ऑर्बिटल हो या पॉजिटिव चार्ज हो। तो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन को, और ये लोग बेसिकली फॉर्म करते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन ने दिया है एंड हाइड्रोजन ने रिसीव किया है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के हो जाते हैं पूरे ऑर्बिटल फिल अप, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही होता है। तो इस मॉलिक्यूल को हम जनरली इस तरह से लिखते हैं NH4+ और एमोनियम आयन इसका नाम है। तो एमोनियम आयन में कोवेलेंट बॉन्ड तो होते ही है, 3 हाइड्रोजन पहले से उन्होंने बना रखा है कोवेलेंट बॉन्ड, एंड चौथे हाइड्रोजन ने बनाया उसके साथ कोवेलेंट सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑलराइट, तो उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। उसी तरह एक और हाइड्रोजन आयन जब इसके पास आता है तो ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है उनमें से एक ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। डोनेट मतलब शेयर कर देता है। सो बेसिकली ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है लाइक दिस। तो पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन के पास हो जाते हैं दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी जो पूरा ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फिल अप। तो यहां जो मॉलिक्यूल बन के आता है या आयन बन के आता है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जरूरी नहीं है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आयन के बीच में बने, वो 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकता है। देख लीजिए वहां जरूरी ये है कि एक जो मॉलिक्यूल है उसके पास होने चाहिए एक लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए एक मॉलिक्यूल। जैसे हम ले लेते हैं अमोनिया को, चलिए अमोनिया एक मॉलिक्यूल है लेकिन इसके पास होता है एक लोन पेयर। उसी तरह दूसरा जो मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारे पास वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उसके पास खाली ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। जैसे आपको पता है BH3 ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें बोरॉन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसको हमने ऐसे पढ़ा है द शॉर्टफॉल और जो लिमिटेशंस होता है ऑक्टेट रूल का। तो बेसिकली इसके पास होता है एक खाली ऑर्बिटल। तो बाबू होता बात ये है कि ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है अमोनिया एंड बोरॉन हाइड्राइड के बीच। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आगे देखते हैं। सॉरी प्रीवियस पेज में एक हमारे पास क्वेश्चंस है, PYQ है, ठीक है। सो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है that which one of the following molecules has a coordinate bond, किसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप देख के बता सकते हैं। एक सेकंड लीजिए, एक मिनट लीजिए, अपने से खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम मिलकर सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और
कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ऐसे देखें तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है, Cl2 कोवैलेंट होता है, NaCl जो है आयोनिक होता है। अगेन जब हम आते हैं एमोनियम क्लोराइड, एक ही आखिरी बचता है, आपको पता है जैसे एमोनियम क्लोराइड टूट के बनता है NH4 प्लस Cl। अभी बताइए ये जो एमोनियम आयन है, अभी हमने पढ़ा था कि जो एमोनियम आयन होता है इसमें एक जो हाइड्रोजन होता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन 1 जो कि है अमोनियम क्लोराइड, जिसमें जो अमोनियम आयन होता है उसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फजल्स रूल कहते हैं इसको। तो बेसिकली फजल्स रूल में बढ़ने से पहले एक चीज डिस्कस मैं आपको बता देता हूं कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, उनमें कोई भी बॉन्ड जो होता है ना वो 100% आयोनिक होता है ना ही 100% कोवैलेंट होता है। तो इसका मतलब जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवैलेंट बॉन्ड के रहते हैं, उसी तरह जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो आयोनिक कैरेक्टर रहता है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आयोनिक बॉन्ड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन बात यह है कि जो आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं कंपेयर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ताकि हमको पता चल सके किसमें जो है कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सॉरी, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट्स में आपको दिख ही रहा होगा कि ये बोल रहे हैं दैट एवरी आयोनिक कंपाउंड हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। अच्छा, हर जो आयोनिक बॉन्ड में होता है थोड़े बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर जो है होते हैं। हमको बोला जाता है कि CSF सीजियम फ्लोराइड जो मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर वाला होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर उसमें होते हैं, लेकिन इसमें भी 0.1% का जो है कोवैलेंट कैरेक्टर रहता है ड्यू टू पोलराइजेशन। अभी ये पोलराइजेशन हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोलराइजेशन होता क्या है। ऑलराइट, आगे उसको एक्सप्लेन करने के इसने बता रखा है कि चेंज इन द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन और डिफॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन बोल के बोलते हैं उसको। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों होता है, कैसे होता है, आइए डिस्कस करते हैं। हमने ले लिया है एक आयोनिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, कोई भी ले लिया है। ऑलराइट, तो जनरली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जनरली आयोनिक मॉलिक्यूल्स हैं और आयोनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं आयन से, कैटायन एंड एनायन। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं लिथियम मॉलिक्यूल है, लिथियम मॉलिक्यूल का जो साइज होता है काफी छोटा होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अभी होता क्या है, और दूसरा रहता है अपना क्लोरीन मॉलिक्यूल, सबको पता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बाहर होता है कुछ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लिथियम ने अपने आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर लिथियम अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्या उसका साइज बहुत छोटा नहीं हो जाएगा?
आप खुद ही सोचिए, ये सेल ही ना रहे तो बहुत छोटा हो जाएगा। अभी अगर आप बोलो कि जो लिथियम का न्यूक्लियस होता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोरीन का भी जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, वो अगर ज्यादा पास आ जाए तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ ना होते हुए होता यह है कि जब भी जो लिथियम का न्यूक्लियस होता है वो करता क्या है, क्योंकि जो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोग क्लोरीन के जो न्यूक्लियस है उससे काफी दूर होते हैं। सॉरी, यहां मैंने 7 बना दिया, सॉरी 8 बना दिया, जो कि होने चाहिए 7। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस लिथियम का है ये होता है इस इलेक्ट्रॉन के काफी पास, मतलब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के काफी पास होता है। तो ये करता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है रेदर देन ट्रांसफरिंग। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता क्योंकि ये न्यूक्लियस इस सब के इस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के बहुत पास होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन लोग दूर होते हैं। तो होता क्या है, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कुछ इस शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियर क्लाउड होता है वो गोल ना होते हुए ऐसे ओवल शेप का हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन के हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। तो शेप चेंज होने का रीजन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लिथियम के न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, जिससे ये उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चेंज कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसका मतलब यह है कि अगर इस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। उसी तरह इस एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जितने दूर होंगे, कैटायन इसको ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। उसी चीज को लेकर हमने बोला है जो पोलराइजेबिलिटी होता है, जो एनायन होता है वो होता है पोलराइज, ठीक है। एनायन जिसका लार्ज साइज होता है उसका हाई टेंडेंसी होता है टू गेट पोलराइज। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आता है कि कैटायन का साइज होना चाहिए छोटा और एनायन का साइज होना चाहिए बड़ा। जितना पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बेसिकली सीधा बात है कि हमको पहला कंडीशन जो है वो मिल चुका है कि एनायन का साइज होना चाहिए बड़ा, कैटायन का साइज होना चाहिए ज्यादा। सो बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का वही डिपेंड करता है। यहाँ एक ऑर्डर दिया हुआ है कि कौन ज्यादा पोलराइजेबल हो सकता है। जैसे फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा और आयोडीन आयन का साइज उससे भी बड़ा होता है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि एनायन में जिसका साइज ज्यादा वो ज्यादा पोलराइज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में आयोडीन है इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन, वो एटम वो मॉलिक्यूल ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। आइए देखते हैं। तो जैसे हमने ऑर्डर देख लिया है तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो तो सही है, आइए ये देख लेते हैं, कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कि पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने देख लिया है कि पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो बेसिकली अभी सीधा सीधा बात यह है कि अगर साइज ऑफ कैटायन जो होता है, साइज ऑफ कैटायन अगर कम होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, हेंस जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। दूसरा बात कि जो साइज ऑफ
एनायन होता है इसका साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा होगा। तो कैटायन का साइज होना चाहिए छोटा से छोटा, एनायन का साइज होना चाहिए बड़ा से बड़ा, तब पोलराइजेशन ज्यादा हो पाएगा जिसके वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो पाएगा। और तीसरा चीज, अभी जो सोच लीजिए जो चार्ज ऑन कैटायन होता है, चार्ज ऑन कैटायन ले लीजिए और एनायन ले लीजिए, जिसके ऊपर भी चार्ज ज्यादा हो, चार्ज ज्यादा मतलब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज अगर कैटायन के ऊपर ज्यादा होता है देन वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा जिससे पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो चार्ज और कैटायन अगर इंक्रीज करता है तो भी पोलराइजेशन इंक्रीज करता है। सीधा बात है कि चाहे चार्ज कैटायन पे बढ़े चाहे एनायन पे बढ़े वहां पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, हम जनरली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके हिसाब से ए मॉलिक्यूल इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, मींस वो ज्यादा कोवेलेंट होगा जिसका कैटायन का साइज होगा छोटा। क्लियर है? छोटा कैटायन साइज। लार्जर द साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज होना चाहिए बड़ा। ठीक है, अभी बात यह है चार्ज से अगर बात करें, चार्ज दोनों कैटायन पे चाहे एनायन पे, दोनों पे जितना ज्यादा चार्ज आएंगे, मतलब अगर क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन की बात किया जाए तो ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। आइए देखते हैं। आयन डज नॉट हैव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है लेकिन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उनका होता है। अभी हम देखेंगे जिनके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो लोग भी जो होता है क्या पोलराइजेशन ज्यादा कर पाते हैं। यहां कुछ एग्जांपल्स है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, या चार्ज टू साइज का रेशियो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। जो रेशियो ज्यादा होगा वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे हम ये एक ग्रुप में ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है, हमको पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो यहाँ हमको पता है यहाँ जो बेरिलियम का साइज, क्योंकि क्लोरीन का साइज तो फिक्स होता है, और इस ग्रुप में चार्जेस थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम के आते हैं +2 चार्ज, मतलब चार्ज फिक्स है, एनायन का साइज फिक्स है। अभी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर? जी बिल्कुल सही है, वो डिपेंड करेगा कैटायन के साइज के ऊपर। कैटायन का साइज छोटा होगा देन आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर हम ऑर्डर लिखे, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बेरिलियम क्लोराइड, फॉलोड बाय मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉलोड बाय कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉलोड बाय बेरियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इजीली जान सकते हैं। आइए कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम देख लेते हैं पीरियड में, देख लेते हैं। हमारे पास है लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। चारों अगर हमको डिस्कस करना है तो बेसिकली आप खुद देखिए, यहां पर है लिथियम प्लस चार्ज, बेरिलियम 2+, B3+ एंड C+4 का चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो मेरे को एक चीज बताइए, जो साइज है, साइज जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो क्या साइज बढ़ जाता है या घट जाता है? बताइए साइज बढ़ जाता है या घट जाता है? देखिए होता यह है कि जब भी हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है देन साइज ऑफ द आयन डिक्रीज करता है।
तो इसका मतलब जो साइज का, अगर हम बोले कि साइज कहां पर ज्यादा है, तो लिथियम जो है उसका साइज होगा बड़ा एंड कार्बन फ्लोस का जो साइज है वो होगा छोटा। तो जहां छोटा साइज वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है दिस इज मोर पॉजिटिव, ज्यादा चार्जेस मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जो ऑर्डर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का जी फाइनल ऑर्डर आपके लिए। तो वैसे ग्रुप में चाहे पीरियड में कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको पता है कि फजल फ्लूइड जो है कैसे काम करता है। ऑलराइट, आइए अगले सेक्शन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होता क्या है, आइए देख लेते हैं कोवैलेंसी क्या होता है। कोवैलेंसी बेसिकली होता है कि एक जो पर्टिकुलर एटम है वो मैक्सिमम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, कितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। देखिए आइए देखते हैं। सो कोवैलेंसी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ covalent bonds that an atom can form। So basically जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो ग्रुप नंबर 15 होता है, ग्रुप नंबर 15 का बात मैं बता रहा हूं। जैसे मैं लेता हूं नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन का फॉर्मूला NH3 होता है। ऑलराइट, आप देख लीजिए, मैं ये लेता हूं NCl3, क्या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है। यस, उस ग्रुप में फास्फोरस भी होता है, फास्फोरस का फॉर्मूला होता है PCl3 एंड ऑल्सो PCl5। तो यहां जैसे हम जनरली क्लियरली देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना पा रहा है, जबकि फास्फोरस जो है वो 3 भी और साथ में 5 कोवैलेंट बॉन्ड भी बना पा रहा है। ये जानते हैं क्यों होता है। जैसे हमको पता है अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो इसके पास होते हैं कुछ बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये, दैट इज 1s2 2s2 2p3। ऑलराइट, आइए देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाहर होते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि दूसरे और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बना सकते हैं 3 कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 3। बट अगर हम बात करें फास्फोरस के लिए, ऑलराइट आइए देखते हैं फास्फोरस के लिए। फास्फोरस के लिए होता है एटॉमिक नंबर 15, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बन गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ऑलराइट, ठीक है, यही होता है, सही है बॉस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है हमको, इसके पास भी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें बना है 5 कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे पॉसिबल है? बहुत इजी है। जब थर्ड सेल शुरू हो चुका है तो 3d भी प्रेजेंट होगा और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसका मतलब जो 3d ऑर्बिटल है वो हमको मिलेगा वैकेंट। जब भी वैकेंट ऑर्बिटल मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना पेयरिंग बढ़ा देते हैं, जो कि होता है कि ग्राउंड स्टेट में जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन, यहां से 3s से 3d में एक मूव कर जाएगा और हमको मिल जाएंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बताइए कितने मिल गए? जी हाँ, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। हियर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर
प्रेजेंट। ऐसा जरूरी नहीं है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक साथ क्लोरीन ने बना लिया। ऐसा भी हो सकता है कि जो PCl5 है वो एक और जो क्लोराइड आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, बाबू ये इसको दे देगा एंड PCl6 माइनस भी बना पाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो बेसिकली हम देख पा रहे हैं जो 3D जिनके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है वो अपना कोवैलेंसी जो है वो इंक्रीज कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपना पेयरिंग बढ़ा सकते हैं। नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 3 while in case of phosphorus we can go up to 6। so basically ये जो होता है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सब ने देखा हुआ है कि बोरॉन जो है वो बनाता है BH3। ऑलराइट, ठीक है। देखिए तो बोरॉन ट्राइहाइड्राइड में या बोरॉन हाइड्राइड में व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन एटम। तो बेसिकली बोरॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है कुछ ऐसे दिखाई देता है कि जो ये, तो जैसे हमको पता चल रहा है कि यहां ग्राउंड स्टेट में बोरॉन के पास होते हैं एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब ये है कि जो बोरॉन है वो एक बॉन्ड बनाना चाहिए। जैसे हमको दिखाई दे रहा है उसने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। देन इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता, ये करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है और जो बन के आता है ये। तो जैसे हम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो मैक्सिमम कोवैलेंसी होना चाहिए 3, लेकिन भाई साहब इधर है हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो हो क्या सकता है, क्योंकि एक वैकेंट ऑर्बिटल है BS3, जब एक और हाइड्राइड आयन से रिएक्ट करने लगेगा तो इसको जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसको इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, that is BH4 minus here the maximum covalency of boron is 4। so हम देख पा रहे हैं कि जिस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो अपना कोवैलेंसी इंक्रीज कर सकता है, ऑलराइट, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा बना सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसको बोलते हैं लिविंग स्ट्रक्चर। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, सो ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं हम लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर का बात हो रहा है और ऑक्टेट रूल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सो बेसिकली जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो काम करता है ऑक्टेट रूल के ऊपर, मतलब कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell। In case of helium it is 2 because it completes its duplet। So हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी के बेस पे अगर पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि किसी का लिविंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमको एक सेट ऑफ रूल्स मिलता है। अगर हमको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उसका लिविंग स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। जैसे हमको मिला है अमोनिया और वाटर और एनी मॉलिक्यूल, PCl5 हो गया और SF6 हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल है उनके लिविंग स्ट्रक्चर लिखने का क्या तरीका होता है। आइए रूल्स देखते हैं। पहले सेट ऑफ रूल्स देखेंगे, उसके बाद रूल नंबर 1 के लिए हमको करना पड़ता है टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक मॉलिक्यूल के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूं अमोनिया,
So first of all, calculate the total number of valence electron, available valence electron. So अगर हम एमोनिया को कंसीडर करें तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3 हाइड्रोजन के पास होते हैं 3। इसका मतलब टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू अस। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। दूसरे स्टेप में हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम जो होता है उसको हमको फाइंड आउट करना है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली अगर एक जो मॉलिक्यूल है जिसमें से 2 ही एटम्स का यूज हुआ है तो वहां जनरली जिसका नंबर होता है कम वो होता है अपना सेंट्रल एटम। तो बेसिकली यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन हमारे पास है। तो इससे ऑब्वियसली पता चल जा रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो अपना सेंट्रल एटम है। सो आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जनरली द एटम प्रेजेंट इन लोअर नंबर। सो हियर हम देख सकते हैं कि एमोनिया में, इन एमोनिया नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। तो एक बार हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया, हम जा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है द थर्ड रूल इज पुट single bond between central atom and surrounding atom। ऑलराइट, तो अभी हम वही करते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन मिल गया था सेंट्रल एटम एंड अभी जो होता है 3 हाइड्रोजन हमारे पास है, हम उसके सराउंडिंग में लिखते हैं। और जैसे हम क्या करते हैं कि टोटल 3 कोवेलेंट बॉन्ड या 3 सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारे पास जो है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे वो थे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, अभी हमने यूज कितना कर लिया, सो यूज्ड इज 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो हमारे पास बचते हैं टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं, कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट द सेंट्रल एटम। सो हमने देख लिया कि नाइट्रोजन में जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन जरूरी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो इससे यहां पता चल जा रहा है कि तीनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके डुप्लेट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी फाइनली हमको करना रहता है कंप्लीट द ऑक्टेट, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ central atom either by putting lone pairs in it or putting multiple bonds, या हम जिसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, मल्टीपल bonds between different atoms।
तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो उसको हम एज ए लोन पेयर यूज कर सकते हैं। अभी जनरली क्या था कि हमने जो नाइट्रोजन था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जरा देख लीजिए। तो नाइट्रोजन के पास ये 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लेस करके हम उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो हम ट्राई कर सकते थे पुटिंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम। तो एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे ये हमारा रूल्स तो खत्म हो चुके हैं, एक दूसरे एग्जांपल पे अगर ले लेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ऑलराइट, ये बहुत इजी एग्जांपल रहेगा इसके लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं। कार्बन के बाहर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन एटम मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल बनके होते हैं ये 16 इलेक्ट्रॉन। क्या हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? यस। सेकेंड स्टेप क्या था? हम करते हैं आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। जैसे सेंट्रल एटम यहाँ क्या हो सकता है, जैसे पता चल रहा है ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, कार्बन के 1 एटम है। तो बेसिकली जिसका नंबर होता है लोअर उसको हम कंसीडर करते हैं एज सेंट्रल एटम। तो हम कार्बन लिखते हैं और उसके दोनों साइड में सराउंडिंग में लगाते हैं ऑक्सीजन एटम्स। अभी आइए क्या करते हैं, हम पुट करते हैं सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच एटम। क्या हमने 2 सिंगल बॉन्ड यूज किया? यस। हमारे पास थे 16 इलेक्ट्रॉन, हमने यूज किया 4 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बचते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। क्या पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया? हाँ बिल्कुल। अभी जो दूसरा रूल था उसके हिसाब से सेंट्रल एटम को छोड़ हमको बाकी सब एटम जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनके करने रहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। क्या आप बता सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जी हाँ, दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए होता है और 6 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को चाहिए 6, हमारे पास है 12 इलेक्ट्रॉन। क्या हम अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो क्या दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे? लेकिन हमारे पास हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म। सो अभी जो नेक्स्ट रूल था उसके हिसाब से हमको पता है अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं तो हम ट्राई करते हैं पुटिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। तो बेसिकली हम देखते हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है कितने। तो हम देख सकते हैं यहाँ कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। हमको कितने चाहिए? वी नीड मोर 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन। तो हम क्या करते हैं, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास इसको कन्वर्ट करते हैं एक बॉन्ड पेयर में। उसी तरह एक और ऑक्सीजन से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डबल बॉन्ड में। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बन के आता है कुछ ऐसा। क्लियर है? अभी हम देख सकते हैं कि कार्बन के पास हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। सारे एटम्स के जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए जो लिविंग स्ट्रक्चर है लिख सकते हैं। नॉट फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कुछ जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते हम वहां लिविंग स्ट्रक्चर उसके बनाने के लिए दूसरा टेक्निक यूज करेंगे। बेसिकली ये बन गया। एक और बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं, द ग्रेट कार्बोनेट आयन ले लेते हैं। तो आइए देखिए कार्बोनेट आयन में टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या एक कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन? ऑलराइट। 3 ऑक्सीजन, इसका में 3 into 6 दैट इज 18। 2 नेगेटिव चार्ज है जिसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाते हैं टोटल ऑफ 24
24 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मिलते हैं कार्बोनेट आयन के लिए वो है 24 इलेक्ट्रॉन। अगेन हम जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जहां हम देखते हैं कि हमको डिसाइड करना रहता है सेंट्रल एटम। तो जैसे यहां पता चल रहा है एक ही कार्बन एटम है, तो कार्बन हो गया अपना सेंट्रल आयन, सॉरी सेंट्रल एटम। तीनों ऑक्सीजन को हम सराउंडिंग में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं पुटिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच एटम। तो एक बार हमने सिंगल बॉन्ड पुट कर लिया, क्या हमने 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए? यस, हमारे पास बचते कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जैसे हमको पता है कि हमको कार्बन को छोड़ के, मतलब सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी सबका करवाना रहता है ऑक्टेट कंप्लीट। जी हाँ, तो तीनों ऑक्सीजन के हमको करना है ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे हमको पता है हर ऑक्सीजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक एक बॉन्ड बने हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन के, और सबको चाहिए 6-6। तो हम क्या करते हैं, हम सबको क्या 6-6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम सबके पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हमारे पास बच जाता है 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब हमको फिर से जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने पड़ेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन। क्या कार्बन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। सो बेसिकली हमारे पास यही ऑप्शन है कि तीनों ऑक्सीजन में से कोई भी ऑक्सीजन से एक लोन पेयर को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक डबल बॉन्ड में। तो आइए देखते हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग वन लोन पेयर टू डबल बॉन्ड, क्या सारे एटम्स का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? जी हाँ, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, क्या इसके पास हो गया? बिल्कुल, 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर। क्या ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर? जी हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर, देन आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन। सारे एटम्स के जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हमने बना लिया है कार्बोनेट आयन का लेविस स्ट्रक्चर। सो लेविस स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट इतना है नहीं, लेकिन हमको अगर हम देखें तो अगर हमको इतना टाइम लगे एक लेविस स्ट्रक्चर बनाने में, तो काफी जो है टाइम का बर्बादी हो सकता है जब हम जेई और नीट का एग्जाम अटेंड कर रहे हैं। तो हम एक शॉर्टकट सीखेंगे जिससे हम एक ही स्टेप में बना सकते हैं कितने बॉन्ड बन सकते हैं। आइए देखते हैं। कार्बोनेट आयन का हमने बना लिया है। बेसिकली होता है ये एकदम शॉर्टकट होता है, ये तो जुगाड़ होता है। आप सोच सकते हैं दिस इज अ जुगाड़। देखिए, जुगाड़ होता है लेकिन लॉजिकल होता है। बेसिकली जब आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिलता है, जैसे आपने बोला मेरे पास एक मॉलिक्यूल जैसे है एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। आइए, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। सो कितने बॉन्ड है अगर पता चल जाएंगे तो हम क्या ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे पास जो डेटा गिवन है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आइए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड अगेन में लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी मेरे को बताइए, क्या कार्बन और ऑक्सीजन का सारे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है? चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। ठीक है, कितने हैं ना? कार्बन के पास होता है 4, 2 ऑक्सीजन के पास होते हैं 12, तो ये बन गए 16 इलेक्ट्रॉन। चलिए 16 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं देखूं कि जनरली तीनों जो एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? क्या पर एटम 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए? जी हाँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, 3 एटम है मतलब 3 into 8 दैट इज 24। ऑलराइट, देखिए 24। अभी हमको करना है एकदम शॉर्ट ट्रिक है, हमको नंबर ऑफ बॉन्ड अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड, तो हमको करना रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल डिवाइडेड बाय 2। क्या देखिए, क्या नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 24 है? यस,
क्या नंबर अवेलेबल 16 है, ठीक है 2, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो बन के आता है 8/2 दैट इज 4। क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 बॉन्ड बन सकते हैं? बिल्कुल, हमने सेंटर एटम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, 2-2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बन गए। जी हाँ, अभी ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए, इसके पास 4 है और 4 डाल दीजिए। इतना सारे रूल्स की जरूरत ही नहीं है, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। आपको लिविंग स्ट्रक्चर बनाना है, आप एक सेकंड में बना सकते हैं। कोई भी दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, देखिए मैंने देख लिया कि बाबू अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, रिक्वायर्ड तो 2 एटम है, तो 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। कितने गिवन है ना, इसके पास 6, इसके पास 4, 10। ऑलराइट, 10/2, 6/2 मतलब 3 पेयर बॉन्ड बनने हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एकदम से पता चल गया, एकदम एक सेकंड में फटाफट निकाल सकते हैं। उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट करवा दीजिए, इसके पास एक, इसके पास एक। ऑलराइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी का भी स्ट्रक्चर आप बनाना चाहे तो ये शॉर्टकट से बना सकते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो ये जुगाड़ जरूर याद रखिए, इसको यूज कीजिए ताकि आप अपना समय बचा सके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, कोई और हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज का। ऑलराइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके लिए भी एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला हमारे पास है कि ल्यूइस स्ट्रक्चर में अगर हमको किसी के ऊपर चार्ज निकालना है, जिसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। जनरली फॉर्मल चार्ज होता है द चार्ज ऑन एन एटम इन द ल्यूइस स्ट्रक्चर। सो दिस इज द चार्ज एन एटम appears to have in its Lewis structure। क्या हम कोई भी मॉलिक्यूल का Lewis स्ट्रक्चर बना के उसके बाद उसका चार्ज निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। जैसे ये लंबा सा फॉर्मूला है, आपको याद करना है, कर सकते हैं। हम तो शॉर्टकट से करेंगे, हमको लॉन्ग पार्ट में जाना नहीं है, बोर्ड्स में लिखना नहीं है। बोर्ड्स में लिखने वालों के लिए अलग से पढ़ाया जाएगा जरूर। ये भी पढ़ाया जा रहा है आपको कि जो फॉर्मूला है इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए, अब आपको लॉन्ग ही पसंद है तो लॉन्ग करते हैं। चलिए, एक मॉलिक्यूल होता है O3, जिसको बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, शॉर्टकट से बनाए, रूल से बनाए। आप देखो, आपको जिससे बन सका। मेरे को जुगाड़ पसंद आता है, मैं जुगाड़ से बनाऊंगा। मेरे पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 6 × 3 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चाहिए कितने, 8 × 3 24। क्या दोनों का डिफरेंस हो जाता है 6। जी हाँ, सॉरी 8 बन जाता है, तो 8/2 हो गया 4 बॉन्ड पेयर्स। नहीं सॉरी, ये 6 ही है, 6/2 दैट इज 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, बना लेते हैं। हमारे पास और 3 बनने हैं, मतलब एक जगह एक जगह एक। देखिए बन गया, 1 सेकंड में बन गया। आप उसके बाद इसके ऊपर लोन पेयर्स डाल सकते हैं। जैसे इसके बाद 2 आएंगे, 3 बॉन्ड है, 1 आएंगे, 1 बॉन्ड है, 3 आएंगे, 8 कंप्लीट हो गया। इसका लिविंग स्ट्रक्चर आपके सामने बन के रेडी है। आप अगर फॉर्मूला यूज करना चाहें, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, मैं इसको नंबर करता हूं 1 2 एंड 3। क्या ऑक्सीजन 1 2 3 के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर देखते हैं। जो ऑक्सीजन 1 है उसके पास 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, 4 है, माइनस जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 हम कर लेते हैं। ये बन गया, जी हाँ, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन 2 का देख ले,
इसके पास भी होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इसके पास लोन पेयर एक है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स है? जी हाँ, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको +1 का फॉर्मल चार्ज आता है। उसी तरह हम ऑक्सीजन 3 के ऊपर देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इसके पास जो लोन पेयर है 3 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या इसके पास बॉन्ड पेयर 1 है? जी हाँ, 2/2, जिसका आ जाता है -1। क्या जो ओजोन एटम होता है, ओजोन मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है 0? यस, देख लीजिए आप, 0 + 1 - 1 टोटल इज 0। इसका मतलब ओजोन जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जिसके ऊपर अलग अलग एटम के अलग अलग फॉर्मल चार्ज आते तो हैं, लेकिन कैंसल आउट होके वो 0 दिखाई देते हैं। उस तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, आइए फॉर्मल चार्ज का। फिर आपको बताएंगे अपना जुगाड़। कार्बोनेट आयन है, हमने कैसे बनाना था? हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 4, ये 3 ऑक्सीजन पे 18, 2 नेगेटिव चार्ज तो 24, जी जरूर, ठीक है। 4 एटम है, तो क्या मेरे को 4 × 32 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? जी हाँ, रिक्वायर्ड माइनस अवेलेबल बाय 2। देख लेते हैं कितने बॉन्ड बनते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी 8/2 4 बॉन्ड बन रहे हैं। आराम से बना लूंगा मैं। 3 ऑक्सीजन को लिख लिया, मेरे पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। जी हाँ, देखिए 1 सेकंड में हमारे पास बन के आ गया अपना लुईस स्ट्रक्चर। क्या हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर ले? जी बिल्कुल कर लेते हैं। हमको पता है कितने बॉन्ड है, कितने का जरूरत है, हमने कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अभी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इसको 1, इसको 2 3। एक चीज हमको देख लीजिए, जो भी ऑक्सीजन के ऊपर हमने देखा इधर, अभी ओजोन मॉलिक्यूल हमने देखा है, जो भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है ना, उसका चार्ज 0 आ रहा है। जी हाँ, 0 आ रहा है, ऑलराइट। जिस ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर है, उसका चार्ज -1 आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल। जिसके पास 1 लोन पेयर है, इसका चार्ज आ रहा है +1। ये से आप याद भी रख सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने ऑक्सीजन 1 का अगर कैलकुलेट करना चाहूं, वही है 6 माइनस लोन पेयर है 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर है 4/2, तो इसका 0 आ गया। O2 का निकालना चाहूं 6 - 6/2/2, जो कि होगा -1। O3 का भी सेम कंडीशन, तो -1। क्या अभी जो टोटल चार्ज बन के आया है वो -2 है? जी हाँ बिल्कुल -2। क्या कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज आता है? बिल्कुल, यही वो चार्ज है जो एक आयन के ऊपर दिखाई देता है जब हम उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आई होप कि आप सबको लुईस स्ट्रक्चर और उससे जो फॉर्मल चार्ज निकालना आ गया होगा। एक प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका भी एक शॉर्टकट है और विद इन नो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जुगाड़। लीजिए, अभी जुगाड़ का कोई मतलब जो बोलते हैं क्या डेफिनेशन तो होता नहीं है, तो मैं ऐसा ले लेता हूं, जितने चाहिए माइनस जितने हैं, ये होता है फॉर्मूला, जो जुगाड़ का फॉर्मूला। एकदम इजी है, देख लीजिए आप। अभी मैंने बताया कि मेरे को कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसका कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बना दिया। लुईस स्ट्रक्चर, जी हाँ मैंने बना चुका हूं, एकदम सिंपली बना सकता हूं, ठीक है, ऑलराइट। जितने चाहिए, सॉरी जितने हैं माइनस जितने चाहिए, ऑलराइट। जितने चाहिए, जितने होने चाहिए या जितने हैं, ऑलराइट। जितने हैं, जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, ऑलराइट, ठीक है। क्या एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? जी हाँ। मैं अगर ऑक्सीजन 1 की बात करूं, 1 2 3 की बात करूं, क्या ऑक्सीजन 1 के लिए जितने होने चाहिए वो है 6? बिल्कुल 6 है। क्या जितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 है, 6 है।
6 - 6 0। जी हाँ, बिल्कुल 0 आया था। ये हो गया आपका शॉर्टकट। अगर मैं ऑक्सीजन 2 की बात करूं, क्या इसके पास जितने होने चाहिए 6 होता है? बिल्कुल, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इसके पास कितने हैं देख सकते हैं? जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। क्या 7 है? जी हाँ, जिसका डिफरेंस बन के आता है -1। क्या ये फॉर्मूला चार्ज सही है? बिल्कुल, हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूले से, तो दिस इज -1 होता है। इसके लिए भी जो ऑक्सीजन 3 होगा, इसके लिए भी हम -1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जुगाड़ है, आप विद इन नो टाइम उसका लिविंग स्ट्रक्चर बना के उसका फॉर्मल चार्ज जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे हम देख पा रहे हैं, हमने आज लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज का पार्ट खत्म कर लिया है। सो आई होप आज इतने ही तक हम कंटिन्यू कर पाएंगे। आगे मिलते हैं दूसरे इसके तीसरे पार्ट पे, जहां हम कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करने की। ऑलराइट, सो आप अपने एग्जामिनेशन की पढ़ाई का तैयारी जो है बढ़िया से कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमारे लेक्चर्स लीजिए। कोई डाउट है हमारे यूट्यूब चैनल में हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो ला सके, जो भी आपका डाउट्स है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।